भारत सरकार ने देश में क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिजों जैसे ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम, जिरकोनियम की रॉयल्टी दरों में संशोधन को मंजूरी दी है। ये संशोधन क्यों किया जा रहा है, यानी जो क्रिटिकल मिनरल्स है हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, इन खनिजों में जो बदलाव हो रहा है क्यों हो रहा है, इन खनिजों का हम कहाँ उपयोग कर रहे हैं भारत में, इन खनिजों को लेकर, इन खनिजों के अन्वेषण, इनके खनन और पुनर्चक्रण को लेकर कौन से नियम काम कर रहे हैं, हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और जैसा हमने देखा कि इसकी खबर क्या है, खबर है भारत सरकार ने देश में जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनमें से 4 ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम, इनकी रॉयल्टी दरों को मंजूरी दी है। तो ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, समझेंगे कि रॉयल्टी दरों को संशोधन करने की बात क्यों कही गई। सबसे पहली बात हम जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या होगा, यानी भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है। ये किया जा रहा है क्योंकि यह देश में जो क्रिटिकल मिनरल्स पर लगातार हमारा आयात है वो बढ़ रहा है, तो हम इस आयात पर अपनी निर्भरता को कम कर सकें, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो देश में क्रिटिकल मिनरल्स पर आयात, क्रिटिकल मिनरल्स पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, ये संशोधन किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स पर आयात निर्भरता को कम करना, और दूसरा सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए, इसका भारत सरकार की तरफ से जो बताया गया कि इसका उद्देश्य है वह यही है कि हम हमारी सप्लाई चेन को मजबूत बना सके। और दूसरा, चूंकि मैक्सिमम जो ग्रेफाइट हमने बात की जिन 4 खनिजों की, जैसे ग्रेफाइट, सीजियम, ठीक है, रुबिडियम, जिरकोनियम, इनका उपयोग हम बहुत सारे उपकरणों में करते हैं। खास तौर पर हम बात करते हैं जब भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, हम बात करते हैं बैटरीज की, तो इनका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। ऐसे में ये खनिज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लगातार समय के साथ इन खनिजों का उपयोग भी बढ़ रहा है, जबकि ऐसा देखा गया कि हम इसका भारी मात्रा में आयात करते हैं। तो आयात से क्या होगा, हम लगातार दूसरे देश से मंगा रहे हैं और हमें इसकी जरूरत है। इसके लिए अब हमारे पास नए नए ब्लॉक्स बने, उनकी नीलामी बेहतर हो, इसलिए भारत सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके पीछे का उद्देश्य यही बताया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि कि इन खनिजों के ब्लॉक की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए, ये जो खनिज है 4, इनके ब्लॉक्स या ब्लॉक की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए, अभी क्या है ना, इनकी ब्लॉक्स बहुत कम है, और अगर कम है इसका मतलब कि इनका उत्पादन भी कम होगा। अगर इनका उत्पादन कम होगा तो हमें जिन चीजों की जरूरत है, जिनके निर्माण में इनकी आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। और इसके साथ हम क्या करेंगे, मिलने वाले जो भी दुर्लभ खनिज तत्व हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं लिथियम की, हम बात करते हैं टंगस्टन की, हम बात करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट की, इनकी भी खोज करने में हमें क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, क्योंकि ये इनसे ही जुड़े हुए तत्व माने जाते हैं। तो इसके साथ मिलने वाले जो भी दुर्लभ मृदा खनिज हैं या दुर्लभ खनिज हैं, जैसे हम बात करें लिथियम, हम बात करें टंगस्टन, देखिए संकेत इसका W है, टंगस्टन, हम बात करें रेयर अर्थ एलिमेंट, दुर्लभ मृदा तत्वों को, इनकी भी खोज करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, खोज करने में मदद मिलेगी। ठीक है, इसलिए भारत सरकार की तरफ से यह कदम उठाया जा रहा है। बात करते हैं कि किन खनिजों में क्या बदलाव देखने को मिला है, यानी इनकी जो संशोधन हमने बात की कि इनकी संशोधन जो कीमत है उसमें कुछ चेंज हुआ है। इसे कहा जा रहा है संशोधन, रॉयल्टी में चेंज हुआ है। तो किसकी किसकी रॉयल्टी में चेंज हुआ है, ग्रेफाइट की नई रॉयल्टी क्या डिसाइड की गई है, देखिए अब ग्रेफाइट की रॉयल्टी उसकी कीमत के प्रतिशत पर आधारित होगी। इससे पहले क्या होता था, प्रति टन आधारित होती थी, टन के आधार पर
उसकी जो भी प्रतिशत था उसकी जो कीमत होती थी उस कीमत के प्रतिशत पर आधारित नहीं होती थी। अब क्या होगा, अब होगा टन के आधार पर पहले आधारित होती थी, अब क्या होता है रॉयल्टीज की कीमत के प्रतिशत पर आधारित होगी। उसकी जितनी भी कीमत होगी उस आधार पर प्रतिशत निकाला जाएगा, फिर रॉयल्टी डिसाइड होगी। जैसे 80% से ज्यादा माफ कीजिएगा 80% से यदि कम कार्बन है ग्रेफाइट में तो रॉयल्टी 4% होगी। अगर 80% या उससे अधिक कार्बन है तो रॉयल्टी 2% होगी। ठीक है, भारत 60% ग्रेफाइट क्या करता है, आयात करता है। आप इससे समझ सकते हैं कि ग्रेफाइट से बनने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें से हम 60% ग्रेफाइट का आयात करते हैं। इसी को कम करने के लिए भारत सरकार ने ये नया कदम उठाया है। और जबकि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो हमारी इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जो बैटरियां हम यूज करते हैं इसकी आवश्यकता का प्रमुख घटक ही यही है। ठीक है, पहले ध्यान रखें एनोड मटेरियल में किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का। इसलिए जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, जरूरी है ग्रेफाइट के आयात को कम करना और इसके लिए भारत सरकार ने ये नया कदम उठाया। इसके अलावा 3 तत्व और है, सीजियम और रुबिडियम। सीजियम और रुबिडियम दोनों पर 2% रॉयल्टी डिसाइड की गई है, इनकी जो औसत बिक्री मूल्य है उस पर। ठीक है, और 4th है जिरकोनियम जिस पर सिर्फ 1% रॉयल्टी डिसाइड की गई है, कीमत पर ध्यान रखेगा, जो भी कीमत है उस पर। ये भारत सरकार की नई रॉयल्टीज है, ध्यान रखें ग्रेफाइट के लिए, सीजियम और रुबिडियम के लिए और जिरकोनियम के लिए। ग्रेफाइट के लिए 2 कैटेगरी है, 80% से कम कार्बन होने पर 4% और 80% या उससे अधिक कार्बन होने पर 2%। अब एक और इंपॉर्टेंट बात की इन खनिजों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरियों में। जो एनोड बनता है, एनोड सामग्री बनती है, इसका सबसे प्रमुख तत्व है ग्रेफाइट। ठीक है, भारत में बैटरी निर्माण क्लस्टर्स के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट की, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट इसमें शामिल 24 क्रिटिकल मिनरल्स में से सूचीबद्ध किया गया है। जो 24 क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनमें से इसे सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि ये ध्यान रखें अब क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी को बढ़ा दिया गया है, अब इनकी संख्या ज्यादा हो गई है। ठीक है, आपको अभी कहीं कहीं 30 भी मिलेगा। अभी इस बात को ध्यान रखना है कि MMDR एक्ट में क्रिटिकल मिनरल्स की जो कैटेगरी है उसमें ग्रेफाइट को सूचीबद्ध किया गया है। आगे हम बात करेंगे कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, जिरकोनियम, परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में जो फ्यूल क्लैडिंग है उसमें जिरकोनियम का इस्तेमाल किया जाता है, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। एरोस्पेस, मेडिकल इम्प्लांट और हाई टेम्परेचर उपकरणों में भी जिरकोनियम का उपयोग किया जाता है, इसलिए जिरकोनियम के आयात को भी कम करने की बात कही गई है। अगला है सीजियम, परमाणु जो क्लॉक्स होते हैं, परमाणु घड़ियां होती हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। GPS सिस्टम में सीजियम का इस्तेमाल किया जाता है और कैंसर के उपचार में जैसे हम बात करते हैं सीजियम रेडियो आइसोटॉप, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के उपचार में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला रुबिडियम कहाँ जरूरी है, दूर संचार में। हम जो फाइबर ऑप्टिक्स की बात करते हैं जिसके माध्यम से इंटरनेट आदि को बेहतर बनाया जा रहा है, इसकी प्रणाली को सुरक्षित किया जा रहा है, उसमें भी रुबिडियम का इस्तेमाल होता है। नाइट विजन के विशेष ग्लास में भी रुबिडियम का इस्तेमाल होता है और नाइट विजन जैसी तकनीकें अब लगातार बढ़ रही हैं, उसे और बेहतर उन्नत किया जा रहा है। ऐसे में इनका उपयोग, इन खनिजों का उपयोग बढ़ रहा है, तो इसलिए भारत सरकार ने यह कदम उठाया कि हम इसकी आयात की निर्भरता को कम करें और लगातार इसकी जो सप्लाई चेन है उसको मजबूत करें, देश में ही इसके विकास को बढ़ावा दें। इसका मतलब कि यह क्या है, ये भारत सरकार के जो आत्मनिर्भर भारत का विजन है उसके तहत उठाया गया एक कदम है। आगे देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं निष्कर्षों को। जैसे हमने अभी बात की कि यह क्या है, अगर हम भारत सरकार ने यह कदम उठाया इसका मतलब कि हम आत्मनिर्भरता, उच्च तकनीक उद्योगों को सपोर्ट करने और खनिजों की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए इस कदम का सपोर्ट, मतलब इस कदम को भारत सरकार द्वारा उठाया गया है। दूसरा, ग्रेफाइट और जिरकोनियम पहले से ही MMDR एक्ट की 24 क्रिटिकल मिनरल्स, हालांकि इसे 24 अभी ध्यान नहीं रखना है, ये ध्यान रखिएगा कि MMDR एक्ट की क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में से शामिल किया गया है। ये दोनों शामिल है इसलिए और इंपॉर्टेंट है दोनों, ग्रेफाइट और जिरकोनियम, तो आपको नोट कर लेना है। नई रॉयल्टी दरें खान निवेश, सप्लाई चेन मजबूती और ऊर्जा संक्रमण तकनीकों को तेज करेंगे। हमने देखा कहां कहां इनका उपयोग है, तो जो हमारी ऊर्जा संक्रमण तकनीकें हैं इनको इससे बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं MMDR अधिनियम की। MMDR अधिनियम मतलब
माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट लाया गया था 1957 में। बाद बीच बीच में इसमें संशोधन किए गए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो इसका नाम क्या है? खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957। यह भारत में खनिज क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला एक प्राथमिक कानून है। तो खनिज क्षेत्र से संबंधित जितने भी एक्टिविटीज हैं इस कानून के अंतर्गत संलग्न की गई है। ध्यान रखें, खनिजों के विकास और विनियमन के लिए ये क्या करता है? नियमों को निर्धारित करता है। यह अधिनियम खनिजों के अन्वेषण, खनन के लिए लाइसेंस और पट्टों को भी नियंत्रित करता है। तो MMDR जो भी रेगुलेशन एक्ट है वो ध्यान रखिएगा क्या क्या करता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम जानेंगे वो ये है कि आखिर क्रिटिकल मिनरल्स क्या है, ठीक है? क्रिटिकल मिनरल्स क्या है? ये वे खनिज हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दो टर्म, एक तो आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन जिनकी आपूर्ति में कमी या व्यवधान आ सकता है। तो ये वे खनिज है जो आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी आपूर्ति में क्या आ सकता है? व्यवधान या कमी। क्यों? कम मात्रा में कहीं कहीं अवेलेबल है, ठीक है। ये स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, दूरसंचार जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक हैं। ये स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ही हैं। जैसे हम बात करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बना रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, रक्षा उपकरणों के लिए बहुत जरूरी है, दूरसंचार जैसे क्षेत्रों के लिए बहुत जरूरी है। रक्षा व दूरसंचार क्षेत्रों में क्या है? ये क्षेत्रों के लिए क्या है? आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। इनकी आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने एक और मिशन शुरू किया था, यानी हम इनकी आपूर्ति को सुरक्षित कर पाए, हमें लगातार इसकी आपूर्ति होती रहे, इसके लिए भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की शुरुआत की है। भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की क्या की है? शुरुआत की है। क्यों? क्योंकि इस मिशन के तहत ये इन सभी खनिजों का अन्वेषण, खनन और पुनर्चक्रण किया जा सकेगा। इसके तहत इन खनिजों का अन्वेषण, खनन और पुनर्चक्रण किया जा सकेगा। इसलिए भारत सरकार ने इस मिशन को शुरू किया है। तो इससे जुड़ी जो भी जानकारी थी वो हमने देखी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के सेशन का प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट द्वारा रॉयल्टी दरों के युक्ति संगतकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस खनिज पर 2% रॉयल्टी किसके आधार पर? उसके औसत मूल्य के आधार पर लागू की है। ऑप्शन ए जिरकोनियम, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी सीजियम, ऑप्शन डी नायोबियम। ग्रेफाइट में ऑप्शन है 80% से अधिक स्थित कार्बन पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।